हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट सेशन में स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री में भी हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को और मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से सभी वीडियो को आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, हम लोग अभी वीडियो में पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास का भी बहुत सारे टॉपिक जो है आपको पिछले वीडियो में करा दिया गया है, वो भी वहाँ से देख लीजिए प्लेलिस्ट से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि आज इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉपिक को। तो आज का पहला चैप्टर, आपका पहला टॉपिक है कि ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। ठीक है, पहले इस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक का आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद के संधि से। कब? तो 1765 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स को। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तब का वारेन हेस्टिंग्स को। नोट में दिया हुआ है कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग देख लेते हैं। आयोग का नाम है एचिसन आयोग। इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में हुआ है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन के समय। उसके बाद है इस्लिंगटन आयोग। वर्ष 1912 में इसका स्थापना हुआ है और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ली आयोग 1923 में। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया था? तो कौन सा आयोग है? तो ली आयोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यक्तिगत का सिद्धांत का या हड़प का नीति, ठीक है, किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला अपना नोट के तौर पर दिया हुआ है कि राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउटरम रिपोर्ट के द्वारा। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए क्षेत्र को देख लेते हैं। सबसे पहला कौन है? सतारा। सतारा को कब अधिग्रहित किया गया? तो 1848 ईस्वी में। उसके बाद जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में अधिग्रहित किया गया, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में। तो आप ये जो है सभी को आप डेट वाइज जो है वर्ष के साथ आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता किस नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। नोट में दिया हुआ है कि राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई।
लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। अगला चार्ट में आपका दिया हुआ है कि ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार देख लीजिए कब हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो नेपाल 1816 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। सिंध का अधिकार हुआ 1843 में। सिंध पर अधिकार कब हुआ? तो 1843 में। लॉर्ड एलनबरो थे उस समय गवर्नर जनरल। भूटान पर 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। बर्मा 1885 में इस पर अधिकार किया गया और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। अगला आपका लाइन दिया हुआ है कि 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी जो है 1848 से 1856 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। तो अगला फिर नया चैप्टर आ गया, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था। चलिए देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पामदत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो काव सजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सेरामपुर पश्चिम बंगाल में है। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? तो वर्ष 1833 में। अगला नोट में दिया हुआ है कि प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। चलिए प्रमुख कृषि पद्धति क्या विशेषता है देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका दिया हुआ है प्रथा में तीन कठिया प्रथा। देखिए इसका क्या विशेषता था? तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण जो कि बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती कराना जो है अनिवार्य होता था। इसी को हम तीन कठिया प्रथा के नाम से जानते हैं। अगला प्रथा है ददनी प्रथा। इसकी क्या विशेषता है? तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश जो व्यापारी जो थे भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे, जो ददनी, इसे ददनी प्रथा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका चार्ट के तौर पर दिया हुआ है कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को ही हम जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। किसको जमींदारी बंदोबस्त कहिए या अस्थाई बंदोबस्त कहिए। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह लागू हुआ था 1793 में। वहीं देखें तो रैयतवारी का तो थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में जो है यह लागू हुआ था। महलवारी हॉल्ट मैकेंजी थे 1822 ईस्वी से लागू किया गया था महलवारी को। अगला देख लीजिए कि अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी बंदोबस्त जो था यह किस किस क्षेत्रों में था लागू हुआ था। तो सबसे पहला आपका दिया हुआ है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बनारस और उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो था आपका अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू हुआ था। अगला आपका दिया हुआ है कि रैयतवारी। रैयतवारी जो है किस क्षेत्र में था? तो बम्बई, मद्रास और असम वाले क्षेत्र में जो है यह लागू हुआ सबसे पहले। महलवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब वाले क्षेत्र में था। यह जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है
समस्त ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू हुआ था। वहीं रैयतवाड़ी की बात करें तो समस्त ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्रों पर था। मारवाड़ी की अगर हम बात करें तो समस्त ब्रिटिश भारत का 30% था। ठीक है, 30% था। तो अस्थाई बंदोबस्त आपका 19%, रैयतवाड़ी आपका 51% और महलवाड़ी जो है 30% पर था। चलिए आगे क्या दिया हुआ है कि अस्थाई बंदोबस्त से रिलेटेड दिया है कि भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को दिया जाता था। मालिक कौन होता था? जमींदार होता था। इसमें भूमि के मालिक किसान को, और इसमें क्या होता था कि भूमि पर गांव का अधिकार होता था। ठीक है, भूमि पर क्या होता? गांव का अधिकार किस होता? महलवाड़ी में, रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक किसान होता था, और इसमें अस्थाई बंदोबस्त में तो भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को दिया जाता था। अगला दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। ठीक है, यह अस्थाई बंदोबस्त का हो गया। आपका इधर आपका होगा रैयतवाड़ी में दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसे थी? तो किसान की थी। वहीं महलवाड़ी की बात करें तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखियाओं की थी। तो आपका अस्थाई बंदोबस्त जो है, साधारण भाषा में समझिए तो अस्थाई बंदोबस्त जो है यह जमींदारों के लिए था, और रैयतवाड़ी जो था आपका किसान के लिए था, और आपका महलवाड़ी जो था आपका इसमें गांवों के मुखिया द्वारा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला दिया हुआ है कि इसका प्रभाव देख लेते हैं। माने ये जो अस्थाई बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी जो है, महलवाड़ी है, इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका प्रभाव जो है पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, कृषकों की दरिद्रता और कृषि में ठहराव तथा अवनति, और पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। जो ये सब प्रभाव का आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी था, जो कि हम लोग ऊपर देखे हैं 51% क्षेत्रों पर था। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक जो है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। लास्ट लाइन आपका क्या दिया हुआ है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने, क्या है? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भूमि राजस्व की वसूली के लिए किया था। ठीक है, नोट को याद रखिएगा। चलिए हम लोग का दोनों टॉपिक जो है आज का समाप्त हो गया। फिर से बोलना है कि अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, और वीडियो को जो है अलग अलग ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो है हमसे जुड़ पाए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।